गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का, वो होगा फिस्कल डेफिसिट एंड वेदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन कंट्रोल इट और नॉट। सो वेलकम टू अनअकैडमी एंड माय नेम इज़ प्रतीक गुप्ता। सो बेसिकली आप जानते हैं कि अभी 2-3 दिन के अंदर ही, टुडे इज 29th ऑफ अगस्त, सो विद इन 2 days बाय 31st ऑफ अगस्त देर इज अ कंप्लीट चांस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू पब्लिश द डेटा फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जीडीपी फॉर 2022-23, यानी कि हमारे पास पहली तिमाही के जीडीपी नंबर्स आने वाले हैं जो कि होंगे हमारे अप्रैल मई जून। तो नॉर्मली होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें जीडीपी के नंबर प्रोवाइड करती है वो 2 महीने के लेग से प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, जो हमें 2021-22 के फोर्थ क्वार्टर का डेटा मिला था, दैट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ मई। तो जैसे कि अब अगस्त खत्म होने वाला है तो पूरे चांस है कि हमें 1-2 दिन के अंदर डेटा मिल जाएगा। और देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में भी आजकल बार बार अलग अलग आर्टिकल्स आ रहे हैं। उन आर्टिकल्स में भी बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट की जीडीपी ग्रोथ रेट, नॉट गवर्नमेंट, यू कैन से गवर्नमेंट हमें कितनी जीडीपी ग्रोथ रेट बताने वाली है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट एक चीज़ जिसको लेके बहुत सारे लोग चिंतित हैं और बहुत सारी जो डिस्कशन हो रही है वो है फिस्कल डेफिसिट के बारे में। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले 3 महीने में बहुत सारा अमाउंट मार्केट से बोरो कर लिया है। ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट के जो टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट के वो कंट्रोल ना हो पाए, वो मीट ना हो पाए। तो अलग अलग तरह की डिस्कशन चल रही हैं। अब देखिए, वो मीट होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, बट ये आने वाली रिपोर्ट ही हमें बताने वाली है। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी, एक हमारा एक टॉपिक होता है फिस्कल डेफिसिट का फिस्कल पॉलिसी के अंदर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, नॉर्मली हम लोग फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल पॉलिसी वर्ड जो यूज करते हैं, हम नॉर्मली लोगों को मालूम नहीं होता है कि फिस्कल का वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, फिस्कल जो एक वर्ड है उसका मतलब होता है राजकोषीय। राजकोषीय मीन्स राजा का कोष, यानी कि राजा का धन कोष। और आप जानते हैं किसी भी राजा को इकोनॉमी चलाने के लिए या फिर अपनी प्रजा के लिए काम करने के लिए धन चाहिए होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये होता है कि राजकोषीय इज बेसिकली अबाउट हाउ दी द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड मनी, ओके, इन द अपकमिंग ईयर, एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट्स अर्निंग। तो फिस्कल पॉलिसीज ओनली अबाउट द गवर्नमेंट इनकम पार्ट एंड एक्सपेंडिचर पार्ट। और गवर्नमेंट को इनकम कहां से होती है? गवर्नमेंट को इनकम होती है टैक्सेस से। और गवर्नमेंट खर्चे कहां करती है? गवर्नमेंट खर्चे करती है आप सबकी वेलफेयर के ऊपर। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है कि जब हमारे पास राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी है तो उसमें फिस्कल डेफिसिट नाम का वर्ड कहां से आता है। तो बेसिकली देखिए, आज के लेक्चर में हमें जो बात करनी है वो ये है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है और क्या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल कर सकती है, नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके ऊपर हमारी चर्चा आज के एक लेक्चर में रहेगी। नाउ, अब देखिए, रिगार्डिंग मी 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को गाइड करते हुए रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सो अगर आप लोग मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डेट में आपको मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 2-3 यूट्यूब जो हमारी क्लासेस होंगी उसके अंदर मैं आपको अनाउंस कर दूंगा एग्जैक्टली कि ऑन व्हाट डेट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, मेरा कोड है PG UPSC। ओके, मोर ओवर, अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करें? आप जानते हैं कि दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, सो यू कैन सिंपली ज्वाइन इट हेयर। Secondly, why you need to choose an academy? Because you know this thing, toppers choose an academy, like rank 3, rank 4, rank 5, and the different aspects you've been getting here. So you can simply call on this number for more details about the batches. Okay, then you can simply choose the educator as per your convenience, whatever your likings are. Then you can also join us on LinkedIn, not LinkedIn, you can say you can join us on Telegram and community. And you have currently 20% off on the UPSC civil service examination subscription from August 29 to 31st. So 4 months की सब्सक्रिप्शन आपको पे करना होगा 95,685, and then you've been saving around 20%. And for 24 months subscription of the plus courses you can simply save around 15,570. ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 12 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन सिंपली ज्वाइन। आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज में आपको फर्क पता ही है। ओके, देन यू विल बी एबल टू गेट ओनली दी प्रिंटेड नोट्स इन केस ऑफ आइकॉनिक कोर्सेज। देन फिजिकल नोट्स आर गोइंग टू बी एन आइकॉनिक ओनली। आई जस्ट सेड कि आपको केवल 31 अगस्त 2022 तक ही आपके you will be able to get the physical notes with the plus courses, but after 31st August you will be able to get only in the iconic courses. Okay, and if you are having some sort of financial issue then you can simply opt for 0% EMI, and you can simply call in this number for the purpose of different or the kind of different information about it. अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर,
फिस्कल डेफिसिट, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे अलग अलग डेफिनेशंस फिस्कल डेफिसिट की लिखी हुई है। ठीक है, ये जो डेफिनेशंस हैं मैंने अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, मिनिस्ट्रीज हैं, या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज की भी जो रिगार्डिंग जो फिस्कल डेफिसिट डिफाइन करते हैं उनके बारे में है। तो देखिए डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो पहले केस में लिखा था डिफरेंस बिटवीन total revenue and total expenditure of the government is termed as fiscal deficit. It is an indication of the total borrowings needed by the government while calculating the total revenue. Borrowings are not included. Okay, that is a one part. A fiscal deficit is a shortfall in a government's income compared with its spending. The government that has a fiscal deficit is spending beyond its means. Means earning, यानी कि income से ज्यादा government spend कर रही है। थर्ड डेफिनेशन आप देखेंगे तो उसमें लिखा है country's fiscal balance is measured by its government revenue vis-a-vis its expenditure in a given financial year. Fiscal deficit, the condition when the expenditure of the government exceeds its revenue in a year, is the difference between the two. Fiscal deficit is calculated both in absolute term and as a percentage of country's GDP. Okay, and the last definition is given here. Fiscal deficit is defined as the difference between the total revenue and total expenditure of the government. It helps indicates the total borrowing that the government would need a particular financial year. अलग अलग डेफिनेशन है, बट देखिए सबका मीनिंग अगर आप देखेंगे तो एक ही निकल के आता है। देखिए अगर बहुत ही सरल भाषा में और सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए मैं कहता हूं दैट यू हैव 15,000 रुपीज इन योर हैंड दैट यू नीड टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि आपके पास 15,000 रुपए जो आपको अपने अलग अलग तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए यूज करने हैं। बट समहाउ मान लीजिए आपको जो आपके टोटल खर्चे हैं, whatever amount of money you're going to spend in the current the time period for which you have 15,000 rupees, तो मान लीजिए आपके खर्चे हैं 20,000 rupees, तो this is your expenditure, that is your income। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है अगर आपको अपने खर्चे पूरे करने हैं with your given income, then obviously in this example you are fall short of 5,000 rupees। अब पॉइंट ये आता है कि वो 5,000 रुपए आएंगे कहां से। अगर आपको अपने खर्चे पूरे करने हैं तो सिंपल सी बात है कि वो 5,000 रुपीज हमारे पास आएंगे कहां से। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है इन पैसों को लाने का, और वो क्या है दैट यू सिंपली नीड टू बोरो दिस मनी, कि आपको ये पैसा उधार यानी कि बोरो करना पड़ेगा। अब देखिए बोरो करने के अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से हेल्प मांगे, हो सकता है अपने रिलेटिव से हेल्प मांगे, हो सकता है कि आप अपने नेबर से हेल्प मांगे, और ये भी हो सकता है कि आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके लोन ले लें। So in any case, when you will borrow or when you will take money from anyone, that is nothing but a kind of a loan that you're taking that you need to pay back। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं जहां से हम पैसा बोरो कर सकते हैं अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। तो मान लीजिए आपने 5,000 में से 1,000 इनसे बोरो किया, 1,000 इनसे बोरो किया, 1,000 इनसे बोरो किया, एंड 2,000 रुपीज सिंपली बोरोड फ्रॉम बैंक। तो कहने का मतलब क्या है, वट एवर अमाउंट ऑफ मनी एक्स्ट्रा यू नीड to meet your expenditure, you simply borrowed from different people and now you're being able to meet your extra expenditure। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो 20,000 रुपीज के एक्सपेंडिचर है उसमें से 15,000 रुपीज आपने स्पेंड किए अपनी अर्निंग्स या अपनी इनकम में से, एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी दैट यू बोरोड फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड द अदर टू मीट द एक्सपेंडिचर। तो 5,000 आपके बोरो हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपने 5,000 बोरो किए हैं अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके लोन्स हैं जो आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। सेम वे अगर यही सिचुएशन मान लीजिए मैं गवर्नमेंट के लेके चलता हूं, तो गवर्नमेंट के केस में अगर मैं बोलता हूं गवर्नमेंट को 20,000 रुपीज खर्च करने हैं और गवर्नमेंट की अर्निंग्स है 15,000 रुपीज, तो उस केस में गवर्नमेंट ने 5,000 रुपीज बोरो किए हैं मार्केट से या फिर बाहर के देशों से या इंटरनली आप लोगों से भी बोरो किए हैं। So whatever 5,000 rupees that is being borrowed by government to spend their extra, you can say the expenditure, that is nothing but the fiscal deficit of the government of India। तो fiscal यानी कि राजकोषीय घाटा, ओके, यानी कि भारत सरकार का ये एक साल का घाटा है, ठीक है, जो उनको पूरा करना है कैसे, अलग अलग जगह से लोन लेके। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इनको लोन लिया है तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली इनको आने वाले साल में रीपे करना होगा। तो देखिए हर डेफिनेशन में आपको यही लिखा हुआ मिल रहा है, अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज फिस्कल डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है,
अ फिस्कल डेफिसिट इज अ शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट्स इनकम कंपेयर्ड विद इट्स स्पेंडिंग, यानी कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट के 5,000 रुपए का जो शॉर्टफॉल है वो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है। A country's fiscal balance is measured by the government revenue as well as expenditure. Fiscal deficit condition when the expenditure of the government exceeds its revenue in a year. और वही हो रहा है कि हमारे 20,000 रुपए 15,000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए हमारा 5,000 रुपीज का डेफिसिट हो रहा है। तो देखिए ये हमारा तरीका है। अब देखिए एक पॉइंट यहां पे ये आता है कि अगर गवर्नमेंट का डेफिसिट यहां पे 5,000 रुपीज का है, ठीक है, तो पॉइंट ये आता है कि क्या ये बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। अब देखिए कभी भी ना हमें एब्सोल्यूट नंबर में ये समझ में नहीं आ पाता, एब्सोल्यूट नंबर जो वास्तविक नंबर यहाँ पे 5,000 दिए गए हैं उसमें हमें ये समझ में नहीं आ पाता है कि क्या ये डेफिसिट वाकई में बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझाने के लिए मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आपको आइडिया लग पाएगा कि कैसे में एब्सोल्यूट नंबर यानी कि जो 5,000 रुपीज यहाँ बताए गए हैं वो बहुत ज्यादा है या कम है। ठीक है, इसके लिए एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक कंपनी है ए, उनके ऊपर 100 करोड़ के लोन है। मान लीजिए कंपनी है जिसके ऊपर लोन है कितने, अराउंड 100 करोड़ के उनके ऊपर लोन है। ठीक है, और एक कंपनी है बी जिसके ऊपर लोन है 100 करोड़ रुपए के। अब देखिए हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेहतर स्थिति में, कौन सी कंपनी अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि दोनों ही केस में हम क्या करें, दोनों के ऊपर कितने लोन है, बोथ द कंपनीज आर हैविंग अ लोन ऑफ अराउंड 100 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि कंपनी ए के जो टोटल रेवेन्यू है, यानी कि जब वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचती है तो उनके पास जो रेवेन्यूज आते हैं, लेट्स सपोज दीज आर 10,000 करोड़ रुपीस के उनके रेवेन्यू है। और दूसरी तरफ जो कंपनी बी है, मान लीजिए उनकी जो रेवेन्यू है वो है करीब करीब 1,000 करोड़ रुपीस के। अब देखिए अगर मैं यहां पे लोन्स को इन कंपैरिजन टू जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं जिनसे कंपनी को वो लोन वापस करने हैं, उसके थ्रू अगर मैं इसको बताऊं परसेंटेज में, तो आप क्या कहेंगे, कंपनी ए के जो लोन है ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू जस्ट अराउंड 1%, और यहां पे आप बोलेंगे कितने हैं, दिस इज अराउंड 10%, एंड 10% इज क्वाइट हाई नंबर एंड 1% इज वेरी स्मॉल नंबर। तो जब दोनों कंपनी के बारे में आप बात करते हो, कहते हैं कि दोनों ही 100 करोड़ के लोन पे काम कर रही हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कौन सी कंपनी अच्छी स्थिति में और कौन सी कंपनी आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है, विच वन इज इन बेटर कंडीशन, विच वन इज नॉट इन अ बेटर कंडीशन। But as soon as you will simply see this number with respect to something which is relevant, then you will be able to tell a better situation. मेरी बात समझने में क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पे भी वही तरीका है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमें फिस्कल डेफिसिट एब्सोल्यूट नंबर में तो बताती है, बट इसके साथ गवर्नमेंट हमें यह भी बताती है एब्सोल्यूट नंबर के साथ साथ कि हमारी जो इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट ने जो उधार लिए हैं एक साल के अंदर, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट का नाम देते हैं, ठीक है, वो हमारे जीडीपी के कंपैरिजन में कितने हैं। इसलिए देखिए जब आप ये ग्राफ देखेंगे तो यहां पे आपको देखेगा कि गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट के नंबर आपको यहां दिख रहे हैं, जो हमारे 2020-21, 2021-22 के 2 नंबर हैं, और 2022-23 जो अभी हमारा चल रहा है उसमें ये दिया है 6.4। दिस 6.4 इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि हमारी इकोनॉमी की जो, और जीडीपी का मतलब आप लोगों को पता ही है, the total amount of goods and services produced in a given year। ठीक है, यानी कि एक साल में जितनी प्रोडक्शन है उसके कंपैरिजन में भारत सरकार की कितने लोन्स हैं। सो अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू नो। तो आपको देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 वाला ईयर जो था हमारा, उसमें गवर्नमेंट के डेफिसिट बहुत ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि देखिए डेफिसिट किसका डिफरेंस है, इनकम और एक्सपेंडिचर का। और आप जानते हैं कोविड-19 के टाइम में गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज थे वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपने खर्चे पूरे करने के लिए द गवर्नमेंट नीड टू टेक गुड अमाउंट ऑफ लोन्स फ्रॉम द मार्केट, एंड दैट्स व्हाई द डेफिसिट वाज रियली हाई। बट एज सून एज यू कैन सी द थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल, तो गवर्नमेंट के डेफिसिट अब कम होने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे देखिए 9.2, 6.9 एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी 6.4। यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे हैं आपको 6.8, 6.9, जो कि 21-22, 21-22, और यहाँ पे लिखा बजट एस्टिमेट, यहाँ पे लिखा रिवाइज एस्टिमेट। यानी कि जब गवर्नमेंट ने 21-22 का बजट दिया था तो इतना सोचा था कि हमारे डेफिसिट होंगे, बट इतने निकल के आ सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इनमें क्या डिफरेंस होता है वो आने वाली क्लासेस में आपको या मेरे प्लस कोर्सेज में एग्जैक्टली पता लग जाएगा। बट फॉर द टाइमिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये हमारा जो ट्रेंड है वो हमें घटता नजर आ रहा है। 9.2 से 6.9 एंड नाउ इट इज 6.4%।
और बाकी जो डेफिसिट है, रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, इनके बारे में हम बात करेंगे आने वाली डिस्कशंस के अंदर। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ये आता है, क्या गवर्नमेंट अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकती है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर इंस्टेड अगर हम खर्चों के बारे में बात करेंगे तो इस तरह बोले कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने डेफिसिट को कम कर सकती है या नहीं कर सकती है? देखिए, जो मेरा एग्जाम्पल था यहाँ पे 15,000 20,000 का रुपीज का, तो देखिए अगर मैं कहता हूं कि यहां पे अगर आपको अपने डेफिसिट कंट्रोल करने हैं तो दो ही तरीके हैं। या तो आप अपनी जो आपकी इनकम है इसे बढ़ाइए, ठीक है, या फिर जो आपके खर्चे हैं आप उन्हें कम कर दीजिए। अब मान लीजिए अगर आपकी इनकम 15 से 16 17 18 होती है और खर्चे आपके इतने ही हैं, तो उस केस में आपके डेफिसिट कम हो जाएंगे। या फिर अगर आपके जो खर्चे हैं 20,000 रुपीज के घट के 19 18 हो जाएंगे, तो भी आपके जो डेफिसिट है वो कंट्रोल हो जाएगा। सो देखिए, बेसिकली देयर टू वेज बाय विच यू कैन कंट्रोल द डेफिसिट। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, ईदर यू नीड टू इंक्रीज योर रेवेन्यू और यू नीड टू डिक्रीज योर एक्सपेंडिचर। अब देखिए रेवेन्यू कैसे बढ़ सकते हैं? अगर गवर्नमेंट आप पे ज्यादा और टैक्सेस लगाए तो उस केस में मान के चलिए आपके डेफिसिट कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाएगी। बट आप कहेंगे सर ऑलरेडी इतने टैक्स गवर्नमेंट ने लगा रखे और कितने टैक्स लगाएगी, ठीक है। और एक्सपेंडिचर के केस में आप कहेंगे सर देखिए सिचुएशन ठीक है नहीं देश में, तो कैसे हम एक्सपेंडिचर को कम कर दें? क्योंकि देखिए अगर आप बात करें गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा खर्चों की, तो गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा अगर मैं आपको तीन बड़े खर्चे बताऊं तो तीन बड़े खर्चों में सबसे ज्यादा खर्चा भारत सरकार का है। जो भारत सरकार ने अपने लोन ले रखे हैं पुराने, उन पे इंटरेस्ट पेमेंट का सबसे बड़ा खर्चा हमारी सरकार का होता है। सेकंड नंबर पे जो हमारे सबसे बड़े खर्चे हो जाते हैं उसमें हमारा हो जाता है डिफेंस। और तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा खर्चा है वो है हमारा सब्सिडीज का, जो फूड सब्सिडीज, पेट्रोलियम सब्सिडीज, या फिर आप कह सकते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडीज वगैरह देते हैं, उन पे ऊपर जो खर्चा है, ये हमारे तीन सबसे बड़े खर्चे हैं। अब देखिए अगर आप बात करें इंटरेस्ट पेमेंट कम करने की, तो इंटरेस्ट पेमेंट तो आपके तभी कम हो सकते हैं ना जब आप लोन लेना कम करें। और डिफेंस आप जानते हैं, अब इतने अच्छे अच्छे नेबर हैं पड़ोसी देश हमारे, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया था, तो डिफेंस तो अगर देखिए कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे, तो अपनी और प्रॉब्लम है। और सब्सिडीज कहीं ना कहीं मान के चलिए ये जुड़ा होता है हमारी सरकारों के वोट बैंक से, ठीक है। तो इनको टच करना या फिर इनको कम करना, मान के चलिए आप वोटर को कहीं ना कहीं नाराज कर देंगे। और वो आप जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो देखिए पॉइंट ये है, क्या हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, यानी कि हम बिना टैक्सेस बढ़ाए और बिना सब्सिडीज कम किए या डिफेंस एक्सपेंडिचर कम किए, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कम किए, हम अपने डेफिसिट को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो एक उसका सिंपल आंसर है कि अगर गवर्नमेंट अपने काम करने के तरीके में इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ले आए। और देखिए यहीं पे अगर मैं आपको इफेक्टिवनेस का एक एग्जांपल दूं जिसके थ्रू आपको पता लगेगा, क्योंकि आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वन एग्जांपल बाय विच गवर्नमेंट कैन कंट्रोल लॉट ऑफ डेफिसिट इफ द गवर्नमेंट विल डू द वर्क प्रॉपर्ली। तो अगर गवर्नमेंट केवल इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो टारगेट आपको दिया गया है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कम करने के लिए, अगर आपने विद इन टाइम पीरियड में उसे कम कर दिया, तो मान के चलिए आप बहुत सारा पैसा बचाने वाले, या फिर आपके एक्स्ट्रा खर्चे जो होने वाले थे वो आपके नहीं लगेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे जो बात कहना चाह रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, तो मान लीजिए मैंने आपको बोला एक घर बनाइए, यू नीड टू मेक अ हाउस एंड आई एम जस्ट गिविंग यू 1 करोड़ रुपीज टू कंस्ट्रक्ट दैट, ठीक। और मैंने आपको टाइम दिया 2 साल का, दैट यू हैव 2 years टू कंप्लीट इट। बट आपने क्या किया, उस काम को पूरा करने में 2 की जगह 3 साल लगा दीजिए, ठीक है। अब जब 3 साल आप उस काम करने को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लेबर को 1 साल के लिए एक्स्ट्रा एम्प्लॉय करना पड़ेगा, जो मशीन है उनको 1 साल के लिए और एम्प्लॉय करना पड़ेगा। दैट मीन्स योर एक्सपेंडिचर्स विल इंक्रीज। तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ की जगह खर्च किए 1.25 करोड़ रुपीज टू सिंपली कंप्लीट दी वर्क। तो यहां पे जो 25 लाख एक्स्ट्रा खर्च किए हैं वो क्यों हुए हैं? बिकॉज यू डिलेड द प्रोजेक्ट एंड यू हैव नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो देखिए यहां पे जो मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूं ये है कि जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट की न्यूज आई थी। अभी देखिए ये तो फिस्कल डेफिसिट के नंबर आपको बजट डॉक्यूमेंट्स में एक बार बताने के लिए यहां पे दे दिए गए हैं कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोड 6, और दिस ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बोरोड 16.61 लाख करोड़। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 22-23 का बजट दिया था उसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि करीब करीब हम 16.61 यानी कि इतने लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट बोरो करने वाली है।
अब देखिए नंबर मैंने आपको स्पेसिफिक रीजन से दिए हैं यहाँ पे, क्यों कि जिससे मैं आपको बता पाऊं कि अगर गवर्नमेंट इफेक्टिव है अपने काम में तो कितना डेफिसिट हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो आपके सामने करंट ईयर बजट डॉक्यूमेंट, और ये जो मैंने आपको नंबर्स दिए हैं गवर्नमेंट के बजट डॉक्यूमेंट में से ही है, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि 22 to 23 में गवर्नमेंट कह रही है कि हम 16.61 लाख करोड़ बोरो करेंगे, क्योंकि इतने से हमारे रेवेन्यूज कम होंगे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, ठीक है। हाउ मच? 16.61 लाख करोड़ दे आर गोइंग टू बोरो। अब देखिए यहां पे एक रिपोर्ट है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की, जो नंबर हमें अभी 4-5 दिन पहले ही हमें न्यूज़पेपर में मिले हैं, that as per the according to the Ministry of Statistics and Program Implementation, which monitors infrastructure projects of rupees 150 crore rupees and above out of 1505 projects, यानी कि 1505 प्रोजेक्ट्स में से 386 प्रोजेक्ट्स रिपोर्टेड कॉस्ट ओवररन, यानी कि जितनी लागत उनके लिए सोची गई थी उनसे ज्यादा खर्चा होने वाला है, और 661 प्रोजेक्ट्स वर डिलेड, यानी कि जितना टाइम पीरियड उनको दिया गया था प्रोजेक्ट्स को उनसे कहीं ज्यादा टाइम वो लेने वाले हैं। सो द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ 1505 प्रोजेक्ट्स वाज रुपीज 21,793 करोड़ रुपीज, and their anticipated cost of completion is likely to be 2592,537 करोड़। तो सिंपल भाषा में बोले कि गवर्नमेंट ने सोचा था कि इन 1505 प्रोजेक्ट पे 1505 प्रोजेक्ट्स पे 21.21 लाख करोड़ खर्च होने थे, बट गवर्नमेंट खर्च कितना करने वाली है? 25.92 लाख करोड़, यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा कितना होगा केवल डिले से? आप देखिए 4.7 लाख करोड़। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट होती तो गवर्नमेंट कितना पैसा सेव करती? 4.7 लाख करोड़ रुपीस का पैसा सेव होता। सोचिए 4.7 लाख करोड़, ठीक है। और अगर हम यहां पे बात करें तो गवर्नमेंट इस साल बोरो कितना करने वाली है? गवर्नमेंट बोरो करने वाली है 16.61 लाख करोड़। और अगर इतना पैसा हमारी गवर्नमेंट का बच जाता केवल अगर वो इफेक्टिव तरीके से काम करते, तो गवर्नमेंट का डेफिसिट जो हमारा 16.61 लाख करोड़ है वो घट के रह जाता हमारा 11.9 lakh crore. So if the projects were completed on time, then the government can save around 4.7 lakh crore, and the fiscal deficit of the government would have been down to rupees 11.9, which is around 4.58% of the GDP. तो आप खुद सोचिए कितनी सेविंग्स हो जाती है। तो यहां पे देखिए मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट को अपने खर्चे कट करने हैं कि सब्सिडीज कम करो या फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करो, बिकॉज यू नो दिस थिंग डिफरेंट compulsions are there when it comes to completing it, but yes, this is something which is in the hand of government and the government can control it. तो सोच के देखिए इस बात को कि क्या हमारी गवर्नमेंट को अपने डेफिसिट को कम करना बहुत मुश्किल काम है? इज इट रियली टफ? देन द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल. इट्स जस्ट दैट यू कैन से द गवर्नमेंट नीड टू हैव गुड पॉलिटिकल विल and there has to be proper coordination between the different departments of the government ministries so that the things can be done on time. And the government could have saved lot of money. और इसमें फायदा किसका होता? आपका. तो सोचिए अगर ये 4.7 लाख करोड़ रुपीस बचे होते तो गवर्नमेंट इसको कितनी और जगह पे खर्च कर सकती थी फॉर द पर्पस ऑफ हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन, एंड दी अदर थिंग्स विच वी नीड एन इकोनॉमी. ओके, तो पॉइंट देखिए यहां पे क्या है, हमारे आज की डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है कि गवर्नमेंट के डेफिसिट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं only by way of bringing efficiency, economy and effectiveness. And one example जो मैंने आपको आज की क्लास में दिया है वो क्या है कि only being an effective in your work the government can save 4.7 lakh crore and the deficit of the government will be 11.9 lakh crore. That would be 4.58% of the GDP. ठीक है, तो आज की क्लास में मुझे केवल आपको ये बताना था so that whatever reports are going to come up and whatever discussions are going to come up in the newspaper, you people will be able to understand that. Okay, चलिए अब लेक्चर खत्म करने से पहले जो हमारी लास्ट की बात है वो ये है कि यू हैव CSC Assure. अंडर दैट व्हेन यू बाय 2 year सब्सक्रिप्शन यू विल बी एबल टू गेट 1 year फ्री सब्सक्रिप्शन. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस इन टुडेस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय. एंड विल soon come with the date of plus course, and moreover we will also come with the date for what you say